हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फ्रिक्शन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी लेक्चर फ्रिक्शन पे बेस्ड है। तो फ्रिक्शन का एक इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक है। उस इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक के कुछ पार्ट्स को मतलब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लीजिए। देखिए एक एंगल होता है, इसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज यानी कि देखिए होता क्या है बच्चों कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन जैसे इस तरीके से, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस समझिए और इस पर एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन रहा है। अब आपने अगर एक ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा, ठीक है, एक एम मास के ब्लॉक को आपने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है, तो इस तरीके से आप समझिए कि हम लोग शुरुआत करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लीजिए कि कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब ये खुद ब खुद तो स्लाइड नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को थोड़ा सा अब उठाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग उठाते हैं। अब यहां पर हमारा ब्लॉक जो है यहां पर आ गया। अभी भी ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर आप इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाइए। अब इंक्लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ाने पर अब ये ब्लॉक यहां पर आ गया है। ठीक है, मान लीजिए अभी भी ये ब्लॉक खुद ब खुद स्लाइड नहीं करता है, फिर आपने थोड़ा सा इस एंगल को और बढ़ाया। ठीक है, इस इंक्लाइन के एंगल को थोड़ा सा आपने और बढ़ाया। अब यहां पर पहुंचने पे अगर सपोज करिए कि ये थीटा एंगल अगर है और इस एंगल पर एग्जैक्टली इस एंगल पर हॉरिजॉन्टल से आप अपने एंगल को बढ़ाते चले जा रहे हैं इंक्लाइन का, और बढ़ाते 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 जिस पर्टिकुलर एंगल पर ये ब्लॉक खुद ब खुद स्लाइड करना शुरू कर दे, नीचे मूव करना शुरू कर दे, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, फिर समझिएगा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर आप एक ब्लॉक को प्लेस कर रहे हैं, तब वो ब्लॉक खुद ब खुद मूव नहीं करेगा। फिर इस सरफेस को आप धीरे धीरे टिल्ट करना शुरू कीजिए, इंक्लाइन प्लेन बनाना शुरू कीजिए। पहले आपने 5 डिग्री एंगल पर उसको टिल्ट किया, जो उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ वो खुद से स्लाइड नहीं करता है। फिर उसको बढ़ाकर आप 5 डिग्री की जगह आप 10 डिग्री कर दीजिए, वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करता है। फिर उसको बढ़ाया आपने 20 डिग्री किया, अभी भी वो ब्लॉक उस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, स्लाइड नहीं करता है। ऐसे करते 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 एक ऐसा एंगल आपको मिलेगा जिस एंगल पर रखने पर ये ब्लॉक खुद ब खुद नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो एंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक बिल्कुल अभी अभी स्लाइड करना शुरू किया है, उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि थीटा वो एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, समझिए, यानी कि थीटा वो पर्टिकुलर एंगल है जिस एंगल पर इंक्लाइन को रखने पर ये एम मास का ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि उस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को हम जानना चाहते हैं। सपोज करिए कि जिस सरफेस के ऊपर आपने ब्लॉक को रखा है, एक एम मास का ब्लॉक है, इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू के बराबर है। ठीक है भाई, फ्रिक्शन है इस सरफेस पर, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पहले ही स्लाइड कर जाता, लेकिन फ्रिक्शन ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर इसे होल्ड कर रखा है, तभी तो एक पर्टिकुलर एंगल पर पहुंचने के बाद ये स्लाइड कर रहा है। तो अब ये एम मास का ब्लॉक, अगर थीटा एंगल इसका एंगल ऑफ रिपोज है, यानी थीटा वो एंगल है जिस पर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है, तो वो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो इस एम मास के ब्लॉक को अगर देखें बच्चों, तो एक तो इस एम मास के ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, है ना, एक इस डायरेक्शन में आपका लगेगा mg cos थीटा, राइट। ये एंगल हमारा थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक इस डायरेक्शन में
नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg का एक कंपोनेंट cos थीटा, इधर कंपोनेंट sin थीटा, mg sin थीटा, राइट। और जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स इस mg sin थीटा को बैलेंस करता है, जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस करता है, तब तक इस इंक्लाइन के डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा और ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन जैसे ही ये mg sin थीटा इस स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, उसी वक्त ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देता है। यानी थोड़ा सा ही ज्यादा होगा ना तो स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो देखिए, अगर आप इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखें, अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखें तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, है ना बच्चों, एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन Fs। mg sin थीटा और Fs जब ये दोनों बराबर होंगे, है ना, Fs सपोज कर रहे थे mg sin थीटा अगर 5 है तो Fs 5 होगा। mg sin थीटा आपने एंगल बढ़ाया, sin थीटा की वैल्यू बढ़ी तो mg sin थीटा की वैल्यू 5 से बढ़कर 6 होगी, Fs की वैल्यू एडजस्ट होकर 6 हो जाएगी। फिर आपने और बढ़ाया एंगल, mg sin थीटा की वैल्यू 8 हो गई, Fs अपने आप को बढ़ाकर 8 कर लेगा। ऐसा करते करते तक Fs कब तक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब तक mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए। मैक्सिमम तक तो वो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होता है फोर्स के, ताकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। इस एंगल के ठीक बाद, यानी समझिए इस एंगल पर ब्लॉक जस्ट ये जब Fs मैक्स लगना शुरू हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है, उस एंगल पर जो ब्लॉक है वो जस्ट तैयार है नीचे की तरफ स्लाइड करने को। तो वही पर्टिकुलर एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज होगा, उसी एंगल को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर मैं Fs मैक्स की वैल्यू आपसे पूछूं तो हमने पढ़ा था कि भाई Fs मैक्स की वैल्यू होती है म्यू s, इसको म्यू s कह देते हैं, म्यू s इंटू n, राइट। और n जो हमारा है, अगर देखें यहां से तो n ऊपर की तरफ और उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू s mg cos थीटा, राइट। इसे मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट करूं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू Fs मैक्स की जगह लिख सकते हैं म्यू s mg cos थीटा, राइट। mg और mg कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू s इज इक्वल्स टू sin थीटा पहले से इधर है और cos थीटा आकर डिवीजन में हो जाएगा cos थीटा, राइट। तो यहां से sin थीटा अपॉन cos थीटा ये हमारा हो गया इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। अच्छा सॉरी, sin थीटा इधर आया cos थीटा, ये म्यू s के बराबर है। sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि tan थीटा आपका म्यू s के बराबर होगा। ये वो पर्टिकुलर एंगल है थीटा, यानी कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए tan थीटा आपका स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो, उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और उस पर्टिकुलर एंगल पर जो ये ब्लॉक है हमारा, ये बस स्लाइड करने को स्टार्ट शुरू ही होगा, अब मेरे को स्लाइड करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो mg sin थीटा और Fs मैक्स को हमने इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वो इक्वेशन है जब तक ये एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, और यही वो एंगल है जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। इससे 0.00001 डिग्री एंगल भी अगर आप बढ़ाते हैं तो ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, यानी लगभग वो एंगल आपको मिल गया जिस पर ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो वही एंगल हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है बच्चों।
इसको आप नोट कर लीजिए, ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे काम आ सकता है। इसके बाद एक और छोटे से टॉपिक को हम लोग देखेंगे और फिर सवाल करेंगे, इसको आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। टॉपिक दे दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन a rough inclined plane, a rough inclined plane। यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे। यानी इस तरीके से हमारे पास एक थीटा एंगल पर एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। यानी एक रफ इंक्लाइन प्लेन का मतलब कि फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने थीटा एंगल पर ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक m मास के एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है और ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो अगर इस m मास के ब्लॉक के ऊपर हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो देखिए ये m मास का ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, राइट। उसके बाद फिर इस mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, mg cos थीटा। एक कंपोनेंट हमारा ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये एक कंपोनेंट मैं ऊपर की तरफ शो कर दे रहा हूं, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, राइट। अच्छा, mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा, ये सब हम लोग जानते हैं। और चूंकि ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, इसीलिए अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F, ठीक है, Fs नहीं बल्कि F के लगेगा, तो ठीक है F लिख देते हैं इसको, क्लियर है। अब अगर हम इसके डायनेमिक्स को देखें तो आप मुझे बताइए F जो हमारा है वो यहां पर N जो हमारा है वो किसके बराबर है, N और mg cos थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें, नहीं, N हमारा mg cos थीटा के बराबर है, राइट। और जो हमारा F है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू इनटू n के बराबर होता है, राइट। यानी कि ये हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा यहां पर, ठीक है। अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, और अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन 0 है, तब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर हम डायनेमिक्स लगाएं अगर हम डायनेमिक्स लगाते हैं अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के लोग डायनेमिक्स लगाएं तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, यानी उस डायरेक्शन में फोर्स है mg sin थीटा,
ठीक है बच्चों, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में F फोर्स है यानी कि नेगेटिव होगा म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये नेट फोर्स, अगर m मास का ऑब्जेक्ट है तब इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए m तीनों में कॉमन है, m इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में m और g हमारा कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, राइट। और ये हो गया इक्वल्स टू m इंटू a के बराबर, m से m कैंसिल हो गया, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये एक्सेलरेशन जो है आपका डिपेंड कर रहा है। एक तो ये डिपेंड करता है अपॉन द एंगल, इस इंक्लाइन का कितना एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है आपका इस म्यू के ऊपर, राइट। ये म्यू की वैल्यू कितनी है, यानी कितना रफ ये सरफेस है, उसके ऊपर भी एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। इन केस एक्सेलरेशन अगर आपका जीरो है, ठीक है, यानी कि या तो ब्लॉक रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, या तो ये जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, तो यानी कि जस्ट जब स्लाइड करना शुरू करेगा तब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां पर जीरो पुट कर देंगे, g को उधर भेज देंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, जाकर 0/g 0, तो आपका आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू cos थीटा, और cos थीटा को अगर मैं इधर ले आऊं तो म्यू हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि आपका आ जाएगा इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ये वो पर्टिकुलर एंगल होगा जिसके लिए एक्सेलरेशन तो जीरो है लेकिन ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है, यही तो हमने पिछले केस में फाइंड किया था। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये वो एक्सेलरेशन है जिससे कि ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग कुछ सवाल करते हैं इस पे बेस्ड, आप इसे नोट कर लें। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग जरा समझते हैं क्या है ये। एक क्वेश्चन है, एक आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, और इंक्लाइन प्लेन है ABC, और इस इंक्लाइन प्लेन पे आपको मेंशन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसका मास 4 kg है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसका मास 4 kg है, उसे एक वुडन प्लैंक के ऊपर रखा गया, यानी AB एक वुडन प्लैंक है, AB के ऊपर ही रखा हुआ है, और कह रहा है कि इस वुडन प्लैंक AB की जो लेंथ है वो है इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, स्टार्टिंग में शुरुआत में जो वुडन प्लैंक है ग्राउंड के ऊपर रखा होता है, यानी AC के ऊपर रखा हुआ था, फिर धीरे धीरे इस वुडन प्लैंक को हम ऐसा टिल्ट करते चले गए, यानी इसका थीटा एंगल जो है पहले स्टार्टिंग में 0 था, हॉरिजॉन्टल पे था, उसको हम बढ़ाते चले गए। कह रहे हैं जैसे जैसे आप वुडन प्लैंक को ऊपर ले जाओगे, ये जो वुडन प्लैंक की जो हाइट है बढ़ती चली जाएगी। कह रहा है जब ये हाइट BC 0.5 मीटर के बराबर होता है, जब ये 0.5 मीटर के बराबर होता है, तब जो ये ब्लॉक है ये स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक, तो आपको म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिएगा, ये सवाल बहुत आसान है, आप खुद से ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वुडन प्लैंक है इस तरीके से, AB एक वुडन प्लैंक है
जिसे हमने एक एसी सरफेस के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है। और फिर क्या कह रहा है कि अब इस वुडन प्लैंक को ना धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो जब आप टिल्ट करेंगे तो ये तो आपका एसी है, ग्राउंड, ठीक है, एसी सरफेस के ऊपर रखा था। इस वुडन प्लैंक को आपने ऐसे किया, ठीक है, तो ये आपका बीसी हो गया। फिर इस वुडन प्लैंक को थोड़ा सा और आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, और ऊपर ले गए, तो अब देखिए अब ये बीसी है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर ले जा रहे हैं तो ये जो हाइट है बीसी ये बढ़ता चला जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा वो एंगल आएगा जिस एंगल पर ये ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो जस्ट जब ये स्लाइड करना शुरू करेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो जब ये स्लाइड करता है, जस्ट जब ये स्लाइड करना शुरू करता है, तो हमने सीखा था कि जस्ट स्लाइड करते वक्त जो एंगल हमारा बनता है, ठीक है, उस एंगल का टैन, यही टैन थीटा आपका म्यू के बराबर होता है जस्ट स्लाइड करने के दौरान। यही तो क्वेश्चन क्या है कि ये जस्ट स्लाइड कर रहा है। जब 0.5 मीटर ये हाइट है, 0.5 मीटर जब ये हाइट है, तब तो ये जस्ट स्लाइड कर रहा है। और जस्ट स्लाइड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जस्ट जब वो स्लाइड करना शुरू करता है उस वक्त जो एंगल हमारा होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ये एंगल ऑफ रिपोज का जो टैन है ये फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है म्यू के बराबर होता है। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई मुझे बताओ कि वो म्यू की वैल्यू क्या है। इस ब्लॉक और इस वुडन प्लैंक के बीच में जो म्यू है उसकी वैल्यू क्या है ये आपसे फाइंड करने को कह रहा है। तो म्यू तो हमारा tan थीटा के बराबर होता है जब वो जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है, और वही कंडीशन तो हमें दिया गया है। और tan थीटा हमारा क्या होता है, क्या tan थीटा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो म्यू जो है आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर आता है, राइट, थीटा के ऑपोजिट जो एंगल है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC और बेस हमारा है AC। BC की वैल्यू है 0.5 और AC क्या होगा, AC पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हो जाएगा रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है। अब यहां से आप लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू BC की जगह 0.5 अपॉन रूट AB का स्क्वायर। AB हमारा कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर माइनस BC हमारा कितना है 0.5 यानी माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 और 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, इसी का रूट है। यानी यहां से जो म्यू की वैल्यू है वो आपकी आ रही है 0.5 अपॉन रूट 2। 2.25 माइनस 0.2 है क्या हुआ 2 और ये रूट के अंदर है तो रूट 2, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0.5 इंटू रूट 2 अपॉन 2, देख सकते हैं ना। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0.25, राइट, रूट 2। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी आ रही है 0.25, यानी कि आप इसको 1/4 भी लिख सकते हैं 0.25 कोई यूनिट नहीं होता इसका, राइट। समझ रहे हैं किस तरीके से हमने म्यू की वैल्यू निकाली। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है सवाल क्या कहता है। यहां पर सवाल कह रहे हैं कि जैसे ही 0.5 मीटर तक पहुंचता है ये ठीक स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो जस्ट स्लाइड अगर ये करना शुरू कर रहा है यानी एंगल ऑफ रिपोज पे ही स्लाइड कर रहा होगा, और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू हमारा होता है। और म्यू कह रहा है फाइंड करने को, tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस, जैसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में दो चीज गिवन है तो कोई भी तीसरा भी निकाल सकते हैं, करके हमने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है बच्चों, इसको चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपके पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और उसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ऑलराइट, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है इसके ऊपर एक 200 केजी का ब्लॉक, इसके ऊपर 200 केजी का ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। एक 200 केजी मास का ब्लॉक इस रफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और इस सरफेस पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1/√3। अब कह रहा है आपसे कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट फोर्स, ठीक है, लीस्ट क्या कह रहा है आपको फाइंड करना है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स। टू कीप ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बन रहा है और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर हमने एक 200 केजी मास का ब्लॉक रखा है। जब हमने 200 केजी मास का ब्लॉक रखा तब इस ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/√3 के बराबर है। तो कह रहा है वो सबसे कम फोर्स और वो सबसे ज्यादा फोर्स आपको क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी ताकि ये ब्लॉक जो है आपका इक्विलिब्रियम में हो। तो जरा इस ब्लॉक के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इस फ्री बॉडी डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये 200 केजी मास का ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर नीचे की तरफ एक तो mg फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है mg cos थीटा, एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा, राइट। और एक फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, तब फ्रिक्शन फोर्स किधर लाई करेगा? आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे इस बात को सर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, लेकिन mg sin थीटा सिर्फ 2 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन ही लगेगा, सिर्फ बैलेंस करेगा। तो आप फोर्स अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तो उस केस में फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएगा ना, ताकि आपके फोर्स को बैलेंस कर सके, mg sin थीटा और f दोनों को बैलेंस कर सके फ्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट पे रहने के लिए। और दूसरा केस हो सकता है कि आपका जो फ्रिक्शन, आप जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगाए। क्लियर है? आप अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे तो फ्रिक्शन आपके ऑपोजिट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये दो पॉसिबल केसेस हैं बच्चों जिसमें कि जो ब्लॉक है वो आपका मूव कर सकता है। ऑलराइट, अच्छा सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है, मेरी वजह से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। देखिए mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब या तो ये हो सकता है कि ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर दे, तब तो आपको कोई फोर्स बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फ्रिक्शन mg sin थीटा से कम हो, उस केस में ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना। समझिएगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। अगर mg sin थीटा फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। तो क्लियर है? तो अगर हमें इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फ्रिक्शन के साथ साथ हमें एक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। फ्रिक्शन तो लग ही रहा है,
इसके साथ साथ हमें एक और फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इस ब्लॉक को मतलब mg sin थीटा को बैलेंस कर सके। अकेला f स्मॉल f नहीं कर पा रहा है तो आपको भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा ये किसके बराबर होगा, ये होना चाहिए इक्वल्स टू f प्लस स्मॉल f के बराबर। तो अगर मैं स्मॉल f को इधर ले जाऊं या इसको उल्टा लिखते हैं, कैपिटल F को इसी साइड रखेंगे ना, कैपिटल ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, स्मॉल f प्लस कैपिटल F, ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर। ये कौन सा केस आ रहा है, जब फ्रिक्शन के साथ साथ एक एक्सटर्नल फोर्स की भी जरूरत है mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए, क्लियर है। तो उस केस में f प्लस f mg sin थीटा है, आपको तो कैपिटल F निकालना है, यानी ये mg sin थीटा माइनस स्मॉल f के बराबर होना चाहिए। लेकिन स्मॉल f की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू n mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू n, f तो हमारा यही होता है और n हमारा किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, यानी f हमारा हो जाना चाहिए इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, राइट। यहां से आपका फोर्स निकल कर आ जाएगा mg टाइम्स sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है। एक तो ये फोर्स आपका निकल कर आ रहा है, ये आपका मिनिमम फोर्स है, ठीक है, ये आपका मिनिमम फोर्स है, कम से कम तो आपको इतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब दूसरा केस एक और समझिएगा, इसका डायग्राम भी मैं बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड केस में मैक्सिमम फोर्स के लिए। यहां पर देखिए ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये आप समझ रहे हैं ना भाई, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो mg sin थीटा को बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन में आपको ही पकड़ना पड़ेगा। भाई ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करके आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे ना, तो उस केस में इन दोनों का सम mg sin थीटा के बराबर होगा। यहां से हमने चूंकि फ्रिक्शन आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके साथ साथ, इसलिए आपको मिनिमम फोर्स इतना लगाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ mg और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है, इन फोर्सेस को तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर ही लगेगा और mg sin थीटा भी ऊपर लगेगा, क्लियर है। अब मान लीजिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे को अगर बैलेंस कर लेते हैं, यानी इस डायरेक्शन में mg sin थीटा और इस डायरेक्शन में स्मॉल f, तो क्या हो सकता है, दो ही केस तो हो सकता है ना, या तो f mg को बैलेंस कर ले या तो फिर f mg को बैलेंस ना कर पाए। अगर नहीं कर पाता तब तो ये वाला केस होगा, अगर बैलेंस कर लेता है तो आपको तो बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में अगर आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तब तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा ना। अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और आप अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तब तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। जब ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो क्या फ्रिक्शन अभी भी ऊपर की तरफ लगेगा, भाई मोशन जब ऊपर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा ना, यानी इस केस में जो फ्रिक्शन है वो आपका नीचे की तरफ लगेगा और आपने फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ, यानी इस केस में जो आपका फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा प्लस स्मॉल f के बराबर होना चाहिए, राइट। और अब यहां पर हम लिख सकते हैं mg sin थीटा प्लस f की जगह म्यू इंटू n, और म्यू इंटू n हमारा किसके बराबर है, इस केस में भी mg cos थीटा के बराबर है, इसलिए हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू mg cos थीटा, गलत तो नहीं लिखा। और यहां से हो जाएगा, अगर आप मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो यहां से mg हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा,
क्लियर है? तो मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम और ये मैक्सिमम। ये मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि यहां पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं इसको mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों को बैलेंस करके ऊपर मूव, मतलब बैलेंस करना है। और यहां पर F को अकेले ही mg को बैलेंस नहीं करना है, F के साथ स्मॉल f भी बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये मिनिमम फोर्स है। तो मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन आप लोग समझ लीजिए, दिमाग यहां से दौड़ाना शुरू कीजिएगा कि mg sin थीटा नीचे और F ऊपर लग रहा है, तो अगर F mg को बैलेंस नहीं कर पाया तब तो हमें कैपिटल F ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अगर F और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेते तो हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम हीरो बनना चाहें और अगर हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दें, तो अगर F ऊपर की तरफ ही लगेगा और कैपिटल F भी ऊपर की तरफ लगेगा, स्मॉल f कैपिटल F, तब तो आसानी से मूव कर जाएगा। अगर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ना, तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को बदल के नीचे की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो mg sin थीटा और F दोनों F के बराबर होने चाहिए। वो मैक्सिमम कौन सा फोर्स है जिसके लिए ये F इन दोनों के सम के बराबर होगा? ये इसके बराबर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक सवाल देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। जब 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है, इसके ऊपर हमने एक 50 ग्राम के मास के ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, ठीक है, 50 ग्राम्स। अब समझो इस बात को, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 ग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा गया है और 30 डिग्री एंगल पर जब हम इसको रखते हैं तब ये ठीक नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर जाता है, यानी कि ये एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि अगर हम इस एंगल को 15 डिग्री से और बढ़ा दें, अगर हम इस एंगल को 15 डिग्री से और बढ़ा दें यानी कि 45 डिग्री कर दें, तब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 ग्राम है, एक ब्लॉक है जिसका मास 50 ग्राम है, उस ब्लॉक को हम एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख रहे हैं और जब वो इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल बना ले रहा है तब ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर, ठीक 30 डिग्री पे स्लाइड करना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ठीक 30 डिग्री पर स्लाइड करना शुरू करने का मतलब हो गया कि यही 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब हम 45 डिग्री पर इसको कर देंगे यानी 15 डिग्री इससे और बढ़ा देंगे, भाई 30 डिग्री पर तो जस्ट ये स्लाइड करता है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 ही है, लेकिन 15 डिग्री और बढ़ा दीजिएगा तब तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए ना। आपसे वो एक्सेलरेशन 1 पूछ रहा है। तो पहले जरा इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें इसी में चाहिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका अगर बनाए, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ये mg cos थीटा है कंपोनेंट। अब तो याद हो गया हमें cos थीटा sin थीटा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा। इसके पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F हो जाएगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N हो जाएगा, राइट। और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, क्लियर है। तो अब नीचे की तरफ अगर मूव करें, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो अगर हम लोग इसका डायनामिक्स लिखें तो mg sin थीटा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लिया और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को नेगेटिव लिया। ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए? ma के बराबर होना चाहिए। अब देखिए चूंकि f हमारा म्यू इंटू n के बराबर होता है और n हमारा mg cos थीटा के बराबर है। अब ये हर क्वेश्चन हमारा यही आ रहा है, तो f की जगह म्यू mg cos थीटा रख दें
तो हमारा हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू ma m m m कैंसिल आउट। तो अब अगर हम g कॉमन ले लेते हैं तो g ये हमारा रहेगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू a। क्लियर है? देखिए g हमें पता है, थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है हमें पता है, लेकिन म्यू तो हमें नहीं पता है। म्यू कैसे पता करें? यहां पर तो म्यू के बारे में कुछ मेंशन किया ही नहीं है, तो म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन हमें कंडीशन जरूर दिया गया है। कह रहा है 30 डिग्री एंगल पर ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रहा है, यानी 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है, और एंगल ऑफ रिपोज में हमने पढ़ा है कि म्यू जो है वो हमारा tan थीटा के बराबर होता है, राइट? म्यू किसके बराबर है? tan थीटा, और थीटा हमारा कितना एंगल ऑफ रिपोज के लिए 30 डिग्री, यानी म्यू हमारा हो गया tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये हमें समझना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan 30 हमारा होता है sin 30 अपॉन cos 30, यानी कि 1/√3। ठीक है, आप कर सकते हैं, याद ना रहे तो sin 30 अपॉन cos 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, ये 1/√3। तो tan 30 की जगह 1/√3 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि म्यू की जगह 1/√3 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 10 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस म्यू की जगह लिख देंगे 1/√3 इंटू कॉस 45 डिग्री। यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 माइनस 1/√3 इंटू कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो मैं 1/√3 इंटू 1/√2 को 1/√6 डायरेक्ट लिख लूं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/√6। ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन विथ विच द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग और करते हैं, ऑलराइट, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों आखिरी सवाल हम लोग करते हैं अपना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। ध्यान समझिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल है, एक कोई कार है मान लीजिए, वो इसके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, कितने स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, यानी कि इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर। अब समझिए क्यों मैं इनिशियल लिख रहा हूं, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आपको आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री एंगल बनाए हुए इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, थीटा इसका 30 डिग्री दे रखा है। कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से, और अचानक से उसका जो इंजन है वो बंद हो जाता है। तो इंजन बंद होने के बाद वो ऑटोमोबाइल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट पर आ जाएगा, यानी फाइनली वो रेस्ट पर आ रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 गिवन है। आपसे कह रहा है कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है इंजन बंद होने के बाद, ठीक है। आपको जो म्यू की वैल्यू है वो आपको 0.1 गिवन है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपको 0.1 गिवन है। ऑलराइट, मैं फिर से एक बार सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन आप लोग ढंग से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल 30 डिग्री है, और उस इंक्लाइन प्लेन पर जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्ड जो फ्रिक्शन है वो 0.1 है, कोएफिशिएंट उसका। कह रहे हैं इसके ऊपर एक ऑटोमोबाइल जो है 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।
और इसी स्पीड से मूव करते करते कहीं पहुंचने के बाद सपोज करिए यहां पहुंचता है और उसका इंजन जो है बंद हो जाता है, यानी इस पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी स्पीड इतनी होती है। जिस वक्त इंजन बंद हो रहा है उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ वेलोसिटी है, इस वजह से आगे मूव करेगा और मूव करने के बाद यहां पहुंचने पर फाइनली इसकी स्पीड 0 रहती है, रेस्ट पर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस जो ये ट्रैवल कर रहा है ऑटोमोबाइल, ये डिस्टेंस s आपको फाइंड करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस s हम लोग किस तरीके से फाइंड करें? भाई हमें v गिवन है, u गिवन है, s निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर ये हमारा क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यही s तो आपको निकालने को बोल रहा है। v आपको पता है, u आपको पता है। अगर मैं 2a को इधर ले जाऊं तो s मेरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से एक्सेलरेशन पता कर लूं, ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से एक्सेलरेशन पता कर लूं तो क्या मुझे ये डिस्टेंस ट्रैवल पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो जरा उस ऑटोमोबाइल का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर मान लेते हैं कि m मास का ऑटोमोबाइल हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, m मास का ऑटोमोबाइल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जिस वक्त इंजन इसका बंद होता है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg। इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा इसका mg cos थीटा, उसके अगेंस्ट बैलेंस करता हुआ एक फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। ठीक है, नीचे की तरफ एक फोर्स होगा हमारा mg sin थीटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसका भी कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट? इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स का F, और ये ऑब्जेक्ट पूरा आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट? अब लेकिन क्या हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ना, कुछ ना कुछ आगे की तरफ एक फोर्स F लग रहा होगा इसके ऊपर। इसी F फोर्स, इंजन का जो फोर्स है F, इसी F फोर्स से ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, राइट? तो ये F फोर्स हम लोग जानना चाहते हैं कि ये F फोर्स जो लग रहा है, इसकी वजह से इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कितना होगा? भाई देखिए, जैसे ही ये ब्लॉक, जैसे ही ये इंजन आपका, इस इंजन के फोर्स, आप इस बात को समझ रहे हैं ना, नीचे की तरफ mg sin थीटा है और ये कार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहा है? इंजन की वजह से आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। जब आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स, ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, राइट? तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F अपॉन m। अब जिस वक्त इंजन ठीक बंद होने वाला है उस वक्त ये F फोर्स और ये mg sin थीटा और F दोनों बैलेंस हो गए होंगे, यानी कि ये जो F फोर्स है, जो F फोर्स है, ये उस वक्त mg sin थीटा प्लस स्मॉल f फ्रिक्शन के बराबर होने चाहिए, राइट? भाई जिस वक्त ये F फोर्स ऊपर लग रहा है, mg sin थीटा और F आपका पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन इंजन आपका यहां पहुंचकर बंद हो गया। तो जब यहां पर इंजन बंद हुआ है, ठीक उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जैसे ही इंजन बंद हुआ, ये F फोर्स और mg sin थीटा अपॉन ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F। मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? अब एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? m से डिवाइड, तो यहां भी m से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये एक्सेलरेशन मेरा क्या आता है, mg sin थीटा प्लस स्मॉल f क्या होता है, म्यू इनटू n होता है mg sin थीटा, यानी कि mg cos थीटा। तो म्यू mg cos थीटा, ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं और इसको हमें किससे डिवाइड करना है? m से डिवाइड करना है। तो ये m कट जाएगा ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन जो आपका निकल कर आ रहा है, वो एक्सेलरेशन आ रहा है
जी को कॉमन ले लें अगर, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट। और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 30 डिग्री। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू साइन 30 प्लस म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1 इंटू कॉस 30। ये हो गया इक्वल्स टू 10 साइन 30 हमारा होता है हाफ प्लस 0.1 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 और √3/2 की वैल्यू होती है 0.866। तो ये हमारा हो गया 10, हाफ होता है 0.5 प्लस 0.0866, यानी ये आपका हो गया इक्वल्स टू 10 इंटू 0.5 और 0.866 हो गया 0.5866 और 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 5.866। मैं इसको 2 यूनिट लेके रखता हूं, 5.866 ये 5.9 लगभग होगा, तो 5.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ गया। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दूं तो s की वैल्यू हमें मिल जाएगी, s हमारा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ठीक जब ये बैलेंस होकर फिर ये खत्म हो गया होगा तब इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन हम लोग 5.9 ना पुट करके -5.9 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये इंजन का फोर्स खत्म हो गया तब ये mg sin थीटा और f इन दोनों ने ही तो इस एक्सेलरेशन को कैरी फॉरवर्ड किया है ना, और जब फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा, लेकिन हमने तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन निकाला है 5.9, तो एक्सेलरेशन जब पीछे की तरफ है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5.9 ना लेकर -5.9 लेंगे। v स्क्वायर, v की वैल्यू 0 है तो v का स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी माइनस u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100 अपॉन 2 इंटू -5.9, ये माइनस से माइनस कट गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 100 अपॉन 2 इंटू 5.9, ये हो जाएगा 12.8। ठीक है, ये आपका हो गया 1000 अपॉन 128। अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो s की वैल्यू जो है आपकी ये कुछ लगभग 8 पॉइंट समथिंग के बराबर आपका आना चाहिए, लगभग 8 के बराबर ही आना चाहिए, 8.1 या समथिंग आपका आना चाहिए, 8.2 मीटर मान के चलते हैं हम लोग। अगर आप, मैंने यहां पर 5.9 ले लिया, अगर आप 5.866 लेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी आपकी और अलग आएगी, लेकिन रुकने के बाद जो डिस्टेंस कार आपकी ट्रैवल कर रही है इट इज इक्वल्स टू 8.2 मीटर। ध्यान समझिए इस सवाल को कि सबसे पहले तो आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं तो आप डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि यार ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इंजन की वजह से वो F है, और जब ये कार ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, mg sin थीटा भी नीचे की तरफ लगना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है जब इंजन हमारा बंद हो जा रहा है, तो इंजन अगर हमारा बंद होगा तब ये जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से होगा, mg sin थीटा प्लस f, यही तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है ना जिस वजह से एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो वो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया mg sin थीटा प्लस f को m से डिवाइड करके, है ना, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m से डिवाइड करके निकाल लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करके हमने पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस सवाल को नोट कर लीजिए, इस तरीके के कुछ सवाल को आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका थोड़ा सा ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। एवरी टॉपिक्स कॉन्फिडेंस विल कम एज मच एज यू विल प्रैक्टिस, ठीक है, उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस जो है आपको मिलेगा। सो एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यू विल बी हैविंग कॉन्फिडेंस इन ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, और फिर ये सारे सवाल में ऐसा कोई बहुत दम नहीं है, बस आपको सोचना है सवाल को, सवाल देखने के बाद पहले सवाल को समझ लेना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अब एक आखिरी टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर का वो है सर्कुलर मोशन, उसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा, इसको आप नोट कर लें।